गुड इवनिंग बच्चों। तो बेटा कल हम लोगों ने लेक्चर स्टार्ट किया था। मैंने आप लोगों से एकदम फंडामेंटल बातें डिस्कस की थी, है ना। मैंने आप लोगों से फंडामेंटल बातें डिस्कस की थी बच्चों, है ना। आपको मैंने एक्सप्लेन, बोलो बेटा, ठीक है ना। तो अब देखो बेटा, सुनो, आज अपन उससे आगे चलेंगे, ठीक है ना। आज अपन उससे आगे अपने को सीखना है कि क्या है, कैसे है ना। तो चलो बच्चों, सुनो, क्या है कैसे, मैं आपको सिखाता हूं बच्चों आगे। देखिए बेटा, एक वर्ड सुना हुआ है क्या आप लोगों ने? आयोनाइजेशन ऑफ गैस, ये वर्ड सुन रखा है आप लोगों ने? ये वर्ड आप लोगों ने सुन रखा है क्या? हम्म, क्या होता है इसका मतलब, जानते हैं आप लोग? इसका मीनिंग आप जानते हैं क्या? बताओ बच्चों, इसका मीनिंग आप अगर जानते हो तो बताओ क्या होता है। देखो बच्चों, आयोनाइजेशन ऑफ गैस का सिंपल सा मीनिंग क्या होता है कि किसी भी गैस को आयन में कन्वर्ट कर देना, ठीक है ना। आयोनाइजेशन ऑफ गैस का मतलब क्या होता है, समझो, है ना। इसका सिंपल सा मीनिंग ये होता है, फॉर्मेशन ऑफ आयन, है ना, फ्रॉम ए फ्रॉम ए गैस, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, सुनो, कैसे। सपोज आप ऐसे समझिए बच्चों, मान लीजिए मेरे पास बच्चों ये हाइड्रोजन का एटम है, ठीक है बेटा। इस हाइड्रोजन के एटम में ये एक इलेक्ट्रॉन है, समझ रहे हो मेरी बात? ये हाइड्रोजन का एटम है, इसमें ये एक इलेक्ट्रॉन है। अगर एक बहुत हाई एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन इससे आके अगर टकराए तो क्या वो इस इलेक्ट्रॉन को निकाल लेगा क्या? बोलो बच्चों, अगर एक हाई एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन अगर इससे आके टकराए, जो अभी बच्चा एंटर किया है सैमसंग गैलेक्सी M20, वो अपने प्रॉपर नाम से एंट्री करे। जिस बच्चे ने अभी एंट्री की है सैमसंग गैलेक्सी M20, है ना। हाँ बेटा, आप अपना प्रॉपर नाम मैं आपको वापस हटा रहा हूं। हाँ भैया, तो आयोनाइजेशन का मतलब सुना है। अब देखो बच्चों, मेरे पास ये हाइड्रोजन का एक एटम था, ठीक है। इस पर ये एक हाई एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन आके इससे कोलाइड किया। तो हाई एनर्जी वाला जब इलेक्ट्रॉन आके इससे कोलाइड करेगा तो इस इलेक्ट्रॉन को वो क्या करेगा बच्चों, बाहर निकाल सकता है क्या? बोलो बच्चों, आपसे कोई अगर मान लीजिए कोई बहुत ही स्पीड से आके टकराए तो हो सकता है ना आपके हाथ में या कोई चीज है वो निकाल के ले जा सकता है ना। बच्चों समझ में आया? तो बहुत ही हाई एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन जब आके इससे टकराया, बहुत ही हाई एनर्जी वाला इससे आके टकराया, तो मुझे एक बात बताओ बच्चों कि इसमें से क्या हुआ, इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। और इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते ही सिर्फ हमें ये बच गया क्या? देखो बच्चों, ये हाइड्रोजन था। हाइड्रोजन से क्या हुआ बच्चों, एक एक इलेक्ट्रॉन निकल गया कि नहीं निकल गया? बात समझ में आई? बोलो बेटा। नवाबो, तुम जो ये 5-5 7-7 मिनट जो लेट ज्वाइन करते हो, कल से क्लास में टाइम से ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना। क्लास टाइम से ज्वाइन नहीं कर सकते आप लोग। और राहुल चौधरी, आप मॉर्निंग की क्लास क्यों नहीं अटेंड करते भाई? है राहुल चौधरी? हाँ भैया। तो आयोनाइजेशन का मतलब समझ में आया?
कि जब भी किसी गैस के मॉलिक्यूल या आइटम पर हाई एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन जब कोलाइड करेगा तो वो क्या करेगा भाई, जैसे सपोज मान लो मेरे हाथ में यहाँ पर समझो कि ये मैंने कुछ पकड़ रखा है, ठीक है। अब यहाँ से कोई हाई एनर्जी वाला एक ऐसा आया तो वो इसको निकाल के ले जाएगा ना। अगर मेरी इस पर ग्रिप अच्छी नहीं होगी तो ये यहाँ से छिटक जाएगा ना मेरे हाथ से। अरे बच्चों समझ में आया? तो यही बात मैं यहाँ कहना चाह रहा हूँ कि जब किसी एटम से हाई एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन कोलाइड करेगा तो उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा और आयन का फॉर्मेशन हो जाएगा। और इसी को अपन क्या नाम देते हैं? आयोनाइजेशन ऑफ गैस बोलते हैं बच्चों। समझ में आ गया? इसी को अपन क्या नाम देते हैं? आयोनाइजेशन ऑफ गैस बोलते हैं। समझ में आया? इसी वजह से देखो बच्चों, जैसे सुनो, मेरे पास सोडियम है बच्चों, ठीक है। सोडियम ऐसे आयन बनाएगा? बोलो बच्चों, अगर सोडियम की वेपर होगी तो इस तरह का आयन बन जाएगा क्या? बन जाएगा। मान लो मेरे पास मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम से इस तरह का बन जाएगा क्या बच्चों? ये बात आप लोगों को समझ में आई? ये बात आप लोगों को समझ में आई क्या बेटा? बोलो। तो अब देखो बच्चों, गैस के आयन से दो टाइप की चीजें मिली क्या? क्या टाइप की चीजें मिली? एक तो मिला पॉजिटिव चार्ज वाला आयन और एक मिला इलेक्ट्रॉन। मिला क्या बच्चों? बताओ। देखो मैं क्या कह रहा हूं कि आयोनाइजेशन ऑफ गैस क्या क्या दे रहा हमें? हमें दे रहा, देखो बच्चों, एक तो दे रहा है केटाइन और एक दे रहा है फ्री इलेक्ट्रॉन। दे रहा है। मुझे बताओ बच्चों, केटाइन का मतलब समझ रहे हो? जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ना बेटा? केटाइन का मतलब जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है बच्चों। अब एक चीज बताओ बच्चों, ये जो पॉजिटिव चार्ज वाला है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव चार्ज वाला, संयम शर्मा आप आ रहे हैं भैया? हम्म। संयम शर्मा, क्लास का टाइमिंग क्या है? संयम शर्मा, क्या पूछ रहा हूं मैं? सुनाई नहीं दे रहा क्या? हाँ भैया बताओ। केटाइन पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज। तो बच्चों पॉजिटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रिक फील्ड में किधर जाएगा? कौन से इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा बताओ बच्चों? पॉजिटिव चार्ज वाला किधर जाता है बच्चों? कैथोड की तरफ जाता है क्या? हम्म। जाता है। और नेगेटिव चार्ज वाला किधर जाता है बच्चों बताओ? कैथोड की तरफ जाता है क्या? जाता है बच्चों? पहले बोलो बेटा, इतना समझ में आया आप लोगों को? इतना समझ में बोलो। ये बात आपको समझ में आ गई? हमने क्या बोला? किसी भी गैस के मॉलिक्यूल पर, किसी भी गैस के एटम या मॉलिक्यूल पर जब हाई एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन आके स्ट्राइक करेगा, ठीक है ना, तो क्या होगा? उसमें से क्या करेगा? वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा। जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा तो वो किस में कन्वर्ट हो गया? वो एक केटाइन में कन्वर्ट हो गया बच्चों। बोलो बेटा। वो एक तरह से केटाइन में कन्वर्ट हो गया कि नहीं हो गया? केटाइन और इलेक्ट्रॉन ऐसे समझो। देखो मेरे हाथ में ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। एक हाई एनर्जी वाला आके इससे टकराया, तो जैसे ही टकराएगा, अगर मेरी ग्रिप अच्छी नहीं होगी तो ये मेरे हाथ से छिटक जाएगा। इलेक्ट्रॉन निकल गया, पीछे क्या बच गया? केटाइन बच गया। तो दो चीज मिली, केटाइन एंड फ्री इलेक्ट्रॉन। बच्चों समझ में आया मामला? आया बच्चों समझ में? अब देखो बच्चों सुनो, अब दो चीजें समझना। देखिए, जो ये इलेक्ट्रॉन है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन, जो हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है ना, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो क्या बनाएंगे बच्चों? वो तो बनाएंगे कैथोड रेस, ठीक है। और जो ये कैटाइंस हैं वो क्या बनाएंगे बच्चों बताओ? वो बनाएंगे पॉजिटिव रेस। वो क्या बनाएंगे? पॉजिटिव रेस बोल सकते हैं आप इसको, वो कैनाल रेस बोल सकते हैं।
ठीक है ना। अब ये रेज और बनती कैसे है वो मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। देखो बच्चों सुनो, पहले यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? यहां तक बेटा किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई प्रॉब्लम है? चलिए अब देखो बच्चों सुनो, मेरी बात को मैं समझाने के लिए रुको बेटा। देखो मैं क्या करता हूँ, इस चीज को देखिए बच्चों, इसमें कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? इसमें कुछ समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? देखो कुछ कैथोड में से निकल रहा है और वो एनोड को क्या कर गया बच्चों, वो पार कर गया, एनोड में जो होल है उसको पार कर गया बच्चों। अब देखो बच्चों एक बात बताओ, ये कैथोड से जनरेट हो रहे हैं और एनोड की तरफ जा रहे हैं, है ना। कैथोड से जनरेट होकर एनोड की तरफ जा रहा है बच्चों। इसका मतलब एनोड से अट्रैक्ट हो रहा है, एनोड पे होता है पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज किसको अट्रैक्ट कर रहा होगा? इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा होगा ना बच्चों। बच्चों समझ में आ रहा है मेरी मामला? मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ समझ में आ रहा है? देखो ये कैथोड है, ये एनोड है, इधर से निकल के इधर जा रहा है, यानी एनोड इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा? तो बच्चों बताओ, क्या ये एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है क्या? ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है क्या बच्चों? इलेक्ट्रॉन की बीम है और ये कैथोड से जनरेट होते हुए एनोड की तरफ जा रही है, जा रही है। तो इसी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपन नाम देते हैं कैथोड रेज, इसी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को नाम देते हैं कैथोड रेज को। समझ में आया? अब देखो बच्चों, जब ये रेड कलर वाला एकदम लास्ट में देखो एक येलो कलर का पर्दा लगा हुआ है, दिख रहा है आपको? जहां पे जाके जैसे ये स्ट्राइक करता है ये ग्रीन कलर की लाइट जनरेट करता है, जैसे ये जाके वहां पे स्ट्राइक करता है ग्रीन कलर की लाइट जनरेट कर रहा है, इसको बोलते हैं फ्लोरोसेंस, तो बोलते हैं फ्लोरोसेंस। समझ में आ गया? ये जिंक सल्फाइड की स्क्रीन होती है, यहाँ पे जाके इसने स्ट्राइक किया, स्ट्राइक करते ही ग्लो करने लग गया। क्या समझ में आया आपको? क्या ये बात समझ में आई? बच्चों देखो, आपको रेड कलर के पार्टिकल दिख रहे होंगे, है ना। रेड कलर के पार्टिकल कैथोड से जनरेट होते हुए एनोड की तरफ जा रहे हैं, तो इसका मतलब एनोड से अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो एनोड पे होता पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज वाला किसको अट्रैक्ट करेगा बताओ? पॉजिटिव चार्ज किसको अट्रैक्ट करेगा? नेगेटिव को। यानी ये नेगेटिव, अभी मैंने क्या बताया था? अभी मैंने नेगेटिव किसको बताया था बताओ? इलेक्ट्रॉन को बताया था। यानी ये जो जा रहे हैं वो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों, और यही बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या बनाते हैं? आपकी कैथोड रेज बनाते हैं। ये देखो, आपने देखा होगा जो इस ट्यूब का सबसे बड़ा पार्ट है, जो एक आपने देखो एक सर्कुलर येलो कलर का एक स्क्रीन लगी हुई है, वहां जाके स्ट्राइक करके देखो ये ग्रीन कलर की लाइट बना रहे हैं, बना रहे हैं बच्चों ग्रीन कलर की लाइट। तो बच्चों समझ में आया? ये समझ में आया पहले डायग्राम? पक्का? अच्छा बच्चों, इस ट्यूब को क्या बोलते हैं पता है क्या? इस ट्यूब को बोलते हैं कैथोड ट्यूब, कैथोड रेज ट्यूब बोलते हैं। ये जो ट्यूब दिखाई दे रही है इसको क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं कैथोड रेज ट्यूब। ये कैथोड रेज ट्यूब कहाँ काम आती है पता है क्या? अरे ये ग्रीन लाइट क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन के टकराने से जनरेट हुई है और कुछ नहीं है। आप बताओ बच्चों, ये कैथोड रे जो ट्यूब है, ये कहीं आप देखा बेटा कि कहाँ काम आती है? दिखाऊं मैं आप लोगों को कहाँ काम आती है? देखो, टीवी की स्क्रीन में काम आती है। ये दिख रहा है आपको बच्चों? ये देखो इसमें ओल्ड जो टीवी और मॉनिटर्स होते थे, ये देखिए बच्चों, ये देखिए बच्चों, इससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं। समझ में आ रहा है? ये जो पुराने अपने मॉनिटर्स और आते थे, ये देखो, अब ये ऊपर वहां पे पिक्चर आ गई। समझ में आया बच्चों? ये देखो रेड कलर, क्लियर है बच्चों? तो अभी तक मुझे बताओ, आप लोगों को मैंने जो सिखाया वो समझ में आया? मैंने बोला हमारी उस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कोई गैस भरी हुई है,
उस डिस्चार्ज ट्यूब के गैस के आयोनाइजेशन से दो टाइप की स्पीसीज जनरेट हुई। एक तो जनरेट हुआ केटाइन, एक हुआ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड की तरफ मूव कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं बच्चों, मूव कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसी को अपन कैथोड रेज बोलते हैं बच्चों, ठीक है। बेटा जिज्ञासा ये तो दिखाया है, कलर तो अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग प्रेशर पे अलग अलग कलर जनरेट होते हैं बेटा, ठीक है ना। कलर तो अलग अलग प्रेशर पे अलग अलग जनरेट होते हैं। अब देखो बेटा सुनो, एक मिनट रुको, मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ। इसको देखो बच्चों, कुछ समझ में आएगा, थोड़ा सा इसको है ना ढंग से फोकस करके देखना आप लोग। ये जो दिखाना चाह रहे हैं ना, इसको थोड़ा ढंग से देखिएगा आप। कुछ समझ में आ रहे हो आप? अभी कुछ समझ नहीं आ रहा। चलो अब देखो, आपको एनोड एंड कैथोड लिखा हुआ दिख रहा है, एनोड एंड कैथोड लिखा हुआ दिख रहा है आप लोगों को? पहले इतना बताओ, दिख रहा है? अब इस कैथोड से बच्चों देखो कुछ इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, और वो इलेक्ट्रॉन उस गैस के एटम से कोलाइड कर रहा है। ये एटम है, कैथोड से इलेक्ट्रॉन है, उससे टकराया, टकराने के बाद है ना हिट कर रहा है ना। देखो बच्चों, ये हिट कर रहा है और आपने देखा रेड कलर की लाइट जनरेट हुई, उसको आयोनाइज कर दिया बच्चों, कर दिया क्या? अरे उसको आयोनाइज कर दिया क्या नवाबो? थोड़ा सा आप फोकस करो, ध्यान दो, आप दिख रहा है। आयोनाइज करने से एक केटाइन बना, एक केटाइन बना और इलेक्ट्रॉन बना। अब केटाइन पे होता है पॉजिटिव चार्ज, वो पॉजिटिव चार्ज तो कैथोड की तरफ देखो अट्रैक्ट हो रहा है और अट्रैक्ट होके इसके होल में से पास हो रहा है क्या? अट्रैक्ट होकर इसके होल में से पास हो रहा है क्या बच्चों? देखो कैथोड में होल दिख रहे हैं, उसमें से पास हो रहा है क्या? दिख रहा है बेटा, एकदम अच्छे से दिख रहा है। देखो ये दिख रहा है जो होल में से पास हो रहा है, प्लस चार्ज दिख रहा है, ध्यान दीजिए आप, तो लिखा हुआ प्लस, देखो प्लस जा रहा है, दिख रहा है? अरे प्लस दिखा हुआ जा रहा है, दिख रहा है क्या नवाबों? और जो इलेक्ट्रॉन है वो देखो वो एनोड की तरफ जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन है वो एनोड की तरफ जा रहे हैं। एनोड की तरफ क्यों जा रहे हैं? क्योंकि एनोड पे प्लस और इलेक्ट्रॉन पे माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो बच्चों समझ में आया? कुछ समझ में आया क्या? देखो मेरे पास एक एटम था, ठीक है, उस एटम से इलेक्ट्रॉन आके टकराया, इलेक्ट्रॉन टकराने से क्या हुआ? फ्री इलेक्ट्रॉन और केटाइन बना। इलेक्ट्रॉन तो गया एनोड की तरफ और केटाइन गया कैथोड की तरफ। कैथोड में आपको कैनाल्स बनी हुई दिख रही है क्या? छोटे छोटे होल दिख रहे हैं बच्चों, छोटे छोटे होल दिख रहे हैं, इसीलिए इन इसमें से ये पास हो जाते हैं, इसलिए इनको अपन क्या नाम देते हैं बच्चों? इनको अपन नाम देते हैं कैनाल रेज या पॉजिटिव रेज। पॉजिटिव क्यों बोला? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग है। कैथोड रेज को अपन नेगेटिव रेज बोल सकते हैं, क्यों? क्योंकि उनमें नेगेटिव चार्ज है। ये सबको समझ में आया? ये सबको समझ में आया बच्चों? हाँ बेटा, ये होल हमेशा होते हैं। रुद्राक्ष को समझ में आया क्या? अरे रुद्राक्ष तेरे को समझ में आया कुछ? रुद्राक्ष समझ में आया क्या? अरे रुद्राक्ष क्या पूछ रहा हूं बच्चों, क्लियर है या कोई वीडियो दिखाऊं आप लोगों को? अब देखो बच्चों सुनो, क्लियर है बच्चों? वीडियो दिखाएं? एक मिनट रुको फिर। एक मिनट रुको, एक वीडियो था। इसको देखो बच्चों,
बेटा पहले यहां तक समझ में आया कुछ? यहां तक कुछ समझ में आया आप लोगों को? देखो ये क्या कह रहा है कि जो केनाल रेज है उसको डिस्कवर किया था गोल्डस्टीन ने। इसने क्या बोला कि देखो बच्चों, दो इसमें चीजें, एक साइड एनोड है, एक साइड कैथोड है। एनोड एंड कैथोड के बीच में ये क्या दिखा रहा है? एनोड एंड कैथोड के बीच में ये क्या दिखा रहा है? क्या इसमें भर रखा हम लोगों ने, गैस के मॉलिक्यूल भर रखे। यहां तक सबको समझ में आ गया? इसको अपन ने हाई वोल्टेज की बैटरी से इसको कनेक्ट किया। अब आगे देखो बेटा, सुनो ये वापस सुनो। बेटा आवाज मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, घबराओ मत आप। हो गया बेटा? देखो आप, अब इसको मैं वैसे समझा देता हूं। देखो बच्चों सुनो, कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकल रही थी, वो इलेक्ट्रॉन गैस के मॉलिक्यूल से जाके हिट किया, तो उसने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। तो जो इलेक्ट्रॉन गया और जो निकला, कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकले? एक तरह से दो इलेक्ट्रॉन हो गए। एक तो जो आके कोलाइड किया और एक जो निकला, टोटल दो इलेक्ट्रॉन हो गए। और वो कन्वर्ट हो गया क्या केटाइन में? प्लस बन गया। और वो प्लस वाला देखो बच्चों, कैथोड के अंदर जो आपके होल है उसमें से बाहर निकल रहा है क्या? उसमें से बच्चों बाहर निकल रहा है? निकल रहा है क्या? निकल रहा है? बच्चों पहले बताओ, आपको कैथोड और एनोड रे समझ, कैथोड और पॉजिटिव रेज, केनाल रे समझ में आ गई क्या ढंग से, या कोई डाउट है इसमें? मेरे हिसाब से बहुत अच्छे समझ में आ रहे हैं इन चीजों से। अच्छे समझ में आ गया? चलो अब देखो बेटा सुनो, अब कुछ कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज क्यों डिस्कस करते हैं अपन। देखो कैथोड रेज में बच्चों, वो हमारे कोई काम का नहीं है बेटा, जितना काम का था मैंने बता दिया। देखो बेटा कैथोड रेज में एनर्जी एंड मोमेंटम होता है ना? तो जैसे ही आपने कैथोड रेज के पाथ पर एक पेडल रखा, देखो ये घूमने लग रहा है, दिख रहा है आपको? ये पेडल घूम रहा है, तो कौन घुमा रहा है इसको? कैथोड रेज घुमा रही है। समझ में आया क्या? जैसे कई बार देखा होगा आपके घर में बाहर कोई पंखा लगा हुआ है, फैन लगा हुआ है, अचानक से तेज आंधी आ जाए तो बिना इलेक्ट्रिसिटी के घूमने लग जाते हैं ना। बाहर अगर पंखा लगा हुआ है और इलेक्ट्रिसिटी हमने ऑन नहीं कर रखी, अचानक से तेज आंधी आई, वो घूमने लग जाते हैं। तो इसका मतलब उस आंधी के अंदर, उस थंडर स्टॉर्म के अंदर एनर्जी है। समझ में आया बच्चों? बच्चों समझ में आया? अब देखो बेटा सुनो, इसमें क्या दिख रहा है आपको? इसमें कुछ दिख रहा है आप लोगों को? देखो क्या डायग्राम क्या बताना चाह रहा है ये। देखो इस कैथोड रेज के ऊपर और नीचे दो प्लेट लगा रखी है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया मैंने, प्लस और माइनस लगाया। तो अब देखो बच्चों, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट हो गई क्या? अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड में किस साइड डिफ्लेक्ट हुई है? इलेक्ट्रिक फील्ड में किस साइड डिफ्लेक्ट हुई बच्चों? पॉजिटिव प्लेट की तरफ। अच्छा, पॉजिटिव प्लेट की तरफ क्यों हुई? पॉजिटिव प्लेट की तरफ क्यों हुई? क्योंकि भैया कैथोड रेज में खुद का नेगेटिव चार्ज है ना। नेगेटिव चार्ज वाला पॉजिटिव की तरफ ही तो जाएगा ना बच्चों। हाँ भैया, बच्चों समझ में आया? ठीक है। अब देखो बेटा, इसने क्या कर रखा है? देखो बीच में कैथोड रेज के एक एक मान लीजिए ये मेटल का रख दिया, दिख रहा है मेटल का? उसकी दूसरी तरफ क्या बन गई बच्चों? शेडो बन गई, दिख रही है? आपने रखा, उसकी अपोजिट साइड में शेडो बन गई, उसकी परछाई बन गई, दिख रही है आपको?
एनोड मेटल क्रॉस, शैडो ऑफ द मेटल क्रॉस, दिख रहा है आपको? इसका मीनिंग क्या हुआ? अगर इसकी इस तरह से शैडो बन गई इसके बैक साइड, इसका मीनिंग क्या हुआ? ये क्या समझाना चाह रहा आपको? वेरी गुड। कि कैथोड रेज है, कैथोड रेज जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। कैथोड रेज जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। समझ में आ गई बात? बोलो बच्चों। कैथोड रेज स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। समझ में आया बच्चों? देखो बच्चों, जैसे देखो ये दिख रहा है आपको, देखो एक क्रॉस का शेडो बना हुआ, बीच में क्रॉस रखा हुआ है, उसका शेडो बन गया, दिख रहा है आप लोगों को? ये तो डायग्राम आपने देख लिया, ठीक है। ये भी मैंने बता दिया आप लोगों को, ये भी बता दिया, ये भी शायद बता दिया आप लोगों को। ये देखो बच्चों, इसमें क्या है, ये कुछ दिख रहा है आप लोगों को? देखो बच्चों, कैथोड से इलेक्ट्रॉन आके एनोड को हिट कर रहे हैं। ये जो एनोड है वो हैवी मेटल है, एनोड जो है वो हैवी मेटल है, काफी हैवी मेटल है ना, जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। तो जैसी इस हैवी मेटल से कैथोड रेज आके है ना कोलाइड की, तो नीचे की साइड देखो एक अलग रेज जनरेट हुई। उन रेज को क्या नाम लिखा हुआ दिख रहा है आप लोगों को? एक्स रेज, है ना बच्चों? देखो बेटा, कौन सी रेज जनरेट होगी? एक्स रेज जनरेट होगी, होगी क्या? बच्चों समझ में आया कि जब कैथोड रेज आपके हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले मेटल से स्ट्राइक करती है तो क्या होता है? एग्जैक्टली कैथोड रेज क्या है बच्चों, एक बात बताओ मुझे सिंपल सी, कैथोड रेज है क्या? कैथोड रेज है क्या बच्चों? इलेक्ट्रॉन इधर। अरे बच्चों, कैथोड रेज है क्या? इलेक्ट्रॉन इधर, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो बच्चों, जब वो किसी मेटल से जाके टकराने, तो मेटल के अंदर जो एटम है, उन एटम के इलेक्ट्रॉन से इनका रिपल्शन होगा, तो इनकी स्पीड कम हो जाएगी ना, इनकी स्पीड कम होगी बच्चों। समझ रहे हो मेरी बात? कैथोड से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन जब एनोड के जो एटम से, उनमें जो इलेक्ट्रॉन से उनसे उनका रिपल्शन होगा, तो स्पीड कम होगी। तो स्पीड कम होगी तो कुछ एनर्जी का लॉस हुआ, उस एनर्जी का लॉस हुआ क्या? और जो एनर्जी का लॉस हुआ वो एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? वो एनर्जी कन्वर्ट हो गई आपके इसके अंदर, एक्स रेज के अंदर। तो समझ में आया? देखो बेटा, मान लो कि वो आपका 200 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आ रहा था, ठीक है। इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, इलेक्ट्रॉन को इधर इलेक्ट्रॉन से रिपल्शन मिला, तो रिपल्शन के कारण स्पीड कुछ कम होगी, तो एनर्जी का लॉस हुआ। वो एनर्जी क्या हो गया बच्चों? वो एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? वो एनर्जी आपकी किस में कन्वर्ट होगी बच्चों? वो एनर्जी आपकी कन्वर्ट होगी एक्स रेज के अंदर। देखो बेटा कैसे, सुनो। देखो बेटा, मैं इसको समझाता हूँ, सुनिए। सपोज मैं ये कह रहा हूं कि ये एक एटम है, ठीक है। ये इसमें मान लो इलेक्ट्रॉन है बच्चों, ठीक है। इधर से इलेक्ट्रॉन आया। अब बच्चों बताओ, ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन देगा, ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन देगा। रिपल्शन के कारण क्या होगा बच्चों? रिपल्शन के कारण एनर्जी में लॉस होगा। तो जो इसमें जो लॉस होगा, वो एनर्जी लॉस जो है वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया? वो एनर्जी लॉस किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया बच्चों बताओ? एक्स रेज की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। हो गया क्या बच्चों? तो बेटा समझ में आ गया? अब बताओ बच्चों, एनोड एंड कैथोड, आपको कैथोड रेज और कैनाल रेज में किसी कोई डाउट है क्या? कोई डाउट है क्या बच्चों? तो अपन इसको नोट कर ले फटाफट, अपन इसको नोट कर ले हम कि क्या क्या पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं। चलिए बच्चों,
तो फटाफट अपन करते हैं बच्चों, देखो सुनो, देखिए फटाफट बच्चों साथ साथ में लिखो। व्हेन हाई वोल्टेज इज अप्लाइड बिटवीन कैथोड एंड एनोड in a discharge tube which contains gas molecules, which contains gas molecules, then ionization of gas molecule will produce cation and free electrons. बोलो ये लाइन समझ में आ गई? When high voltage is applied between cathode and anode in a discharge tube, discharge tube उसको बोलते हैं जिसमें आप क्या कर रहे हो, वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो, जो हमने ट्यूब देखी उसको डिस्चार्ज ट्यूब बोलते हैं। तो क्या हुआ, which contains gas molecules, then ionization of gas molecules will produce cation and free electrons. अब देखो बच्चों क्या करेंगे, free electrons move towards anode and stream, है ना, स्ट्रीम या अपन क्या बोल सकते हैं बच्चों, बीम बोल सकते हैं अपन, है ना, स्ट्रीम और beam of electrons is known as cathode rays, while cations move towards एनोड, है ना, बोलो बच्चों, एक मिनट मैंने गलत तो नहीं लिख दिया, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव टुवर्ड्स एनोड, अच्छा, while cations move towards कैथोड, है ना, resulting in the formation of पॉजिटिव रेस ऑब्लिक कैनाल रेस, है ना। इनको कैनाल रेस क्यों बोला बच्चों, समझ में आया? कैनाल रेस अपन इनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो परफोरेटेड आपका कैथोड था उसमें जो होल थे उसको वो पास कर गई, समझ में आ गया, है ना। आगे देखो बेटा क्या बोला मैंने, पॉजिटिव रेस, है ना, पॉजिटिव रेस passes through holes of cathode and that's why they are also known as कैनाल रेस। तो बच्चों मेरे हिसाब से बहुत सिंपल सा है, आपको जो मैंने आपको दिखाया था। हाँ बेटा, राहुल फ्लोदिया अगर होल नहीं होगी तो पास कैसे करेगी, बिना होल के तो पास कैसे करेगी बेटा, क्योंकि कैटाइन का साइज इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में काफी बड़ा होता है, तो ऐसे तो पार होगी नहीं, है ना, ऐसे तो पार होगी नहीं बेटा। अब देखो बच्चों सुनो, अब अगर मैं इनकी प्रॉपर्टीज लिखूं तो मैं बोलूंगा कि कैथोड रेज समझ में आ गया बच्चों, कैथोड रेज तो है बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, देखो
कैथोड रेज तो है बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और जो पॉजिटिव रेज है वो क्या है, वो है क्लस्टर ऑफ कैटाइंस। सही है, कैथोड रेज था बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव रेज है क्लस्टर ऑफ कैटाइंस। आगे देखो बच्चों, सुनो, बोथ ट्रेवल इन, बोलो बच्चों, स्ट्रेट लाइन, ये बात सही है, बोथ ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, दोनों स्ट्रेट लाइन में चलेगी। अरे स्ट्रेट लाइन में चलेगी क्यों, क्योंकि हमने देखा था उनके उनके पाथ में अगर अपन कोई कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसकी दूसरी साइड शेडो बन रही थी ना, शेडो बन जाती है ना बच्चों। ठीक है, फिर देखो बेटा, सुनो, क्या बोथ हैव एनर्जी एंड मोमेंटम, दोनों में एनर्जी एंड मोमेंटम होता है। मतलब कैसे समझेंगे एनर्जी एंड मोमेंटम को, हमने एक पैडल रखा था, वो पैडल क्या करने लग गया था, मूव करने लग गया था, समझ में आ गया, वो पैडल क्या करने लग गया था, मूव करने लग गया था ना, तो एनर्जी एंड मोमेंटम होता है। ठीक है, फिर देखो, बोथ शो डिफ्लेक्शन इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, बोलो, दोनों का इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा, दोनों का इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्शन होगा। ठीक है ना। अब देखो बच्चों, सुनो, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड का डिफ्लेक्शन कैसे समझते हैं, देखो, कैथोड रेज टूवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट है ना, एंड एनोड रेज टूवर्ड्स, बोलो बच्चों, नेगेटिव प्लेट। क्या ये बात सही है, कैथोड रेज किधर जा रहा था, कैथोड रेज तो जाएगा पॉजिटिव प्लेट की तरफ, और एनोड रेज जाएगी बच्चों, समझ में आ गया क्या, बोलो बच्चों। अच्छा, फिर क्या बोलेंगे, बोथ रेज तो हिटिंग इफेक्ट, हिटिंग इफेक्ट का मतलब समझते हैं आप, हीटिंग इफेक्ट का मतलब समझते हैं बच्चों, आपने देखा होगा कि जब अपन टीवी को काफी टाइम तक चला देते हैं तो वो गर्म हो जाती है ना, क्योंकि एनर्जी होगी तो वो हीटअप होगा, होगा बच्चों। तो बोथ रेज सो हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, फिर देखो बच्चों, सुनो, क्या बोलेंगे, बोथ रेज सो फ्लोरोसेंट प्रॉपर्टी, ठीक बात है क्या, बोथ रेज सो फ्लोरोसेंट प्रॉपर्टी, मतलब व्हेन दे स्ट्राइक ऑन जिंक सल्फाइड स्क्रीन, है ना, ठीक है, देन इट स्टार्ट्स टू ग्लो, ठीक है ना, ये ग्लो करने लग जाते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, समझ पा रहे हो मेरी बात, ठीक है। अब देखो बच्चों, सुनो, अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, कैथोड रेज क्या होती है बच्चों, जैसे कोई आपकी थिन फॉइल है तो उसको वो पार कर जाएगी, है ना, पार मतलब बहुत ही थिन सी फॉइल है तो उसको पार करके निकल गई, ठीक है ना, इसको बोलते हैं पेनिट्रेशन इफेक्ट। तो पेनिट्रेशन इफेक्ट बच्चों किसका अच्छा होगा, कैथोड रेज का अच्छा होगा या आपके पॉजिटिव रेज का अच्छा होगा बच्चों, बताओ, कैथोड रेज का अच्छा होगा ना।
क्योंकि पॉजिटिव रेज तो बनी हुई है कैटाइन से। कैटाइन जो है वो इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में हैवी है, साइज में भी बड़े हैं, हैवी और साइज में बड़े हैं बच्चों, तो वो पार नहीं निकलते ना। आप जैसे देखो बच्चों, कई बार आपने देखा होगा, कई बार किसी ने किसी को शूट किया तो जो बुलेट होती है वो बॉडी के आर पार निकल जाती है ना बच्चों। बुलेट जो है वो आर पार निकल जाती है, लेकिन आप उसका साइज बड़ा करते जाओ। मान लो मैंने फुटबॉल से मारी उसको जोर की, तो फुटबॉल क्या बॉडी से पार निकल जाएगी क्या? अरे फुटबॉल बॉडी से बाहर निकल जाएगी, या मैंने क्रिकेट की बॉल से मारा, नहीं निकलेगी ना, क्योंकि साइज बड़ा है। बस पा रहे हो मेरी बात? बोलो। तो किसका पेनिट्रेशन इफेक्ट अच्छा होगा? पेनिट्रेशन इफेक्ट जितना छोटा होगा वो आराम से पार निकल जाएगा। पेनिट्रेट करता है ना, आपने देखा होगा जो हमारे जो इंजेक्शन लगाने में जो नीडल काम आती है, हमारे जो इंजेक्शन लगाने में जो नीडल काम आती है वो बहुत ही थिन होती है, तो आराम से प्रिक हो जाती है ना, स्किन के अंदर आराम से प्रिक होती है और अंदर तक जाती है कि नहीं जाती है? बोलो बच्चों। अब ये तो नहीं है कि जो अपन सिलाई करने के लिए जो सुई काम में लेते हैं उससे अपन इंजेक्शन लगाएंगे, हैं? उतनी मोटी लेते हैं क्या? अरे बेटा उतनी मोटी नहीं लेते, एक तो उससे दर्द बहुत ज्यादा होगा और एक वो पेनिट्रेट नहीं करेगी। समझ पा रहे हो मेरी बात? तो बोलो बच्चों, तो अपन क्या बोल सकते हैं? कैथोड रेज कैन पास थ्रू ए थिन मेटल फॉइल। ठीक है, इट मीन्स it has penetration effect। ठीक है ना? तो मतलब इनमें कौन सा इफेक्ट होता है? पेनिट्रेशन इफेक्ट होता है। ठीक है, अब देखो बच्चों सुनो, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या कहता है? कैथोड रेज कैन प्रोड्यूस x-rays when it strikes on heavy metal। जब ये हैवी मेटल से टकराएगी तो क्या होगा बच्चों? ये क्या जनरेट करता है बच्चों? ये एक्सरे जनरेट करता है। ठीक है, एंड देन मैं लिख सकता हूं कैथोड रेज कैन अफेक्ट फोटोग्राफिक फिल्म। फोटोग्राफिक फिल्म को भी ये क्या कर सकता है? ये अफेक्ट कर सकता है बच्चों। ठीक है ना? तो समझ में आया? हेतल चौधरी बेटा, समझ में आया तेरे को सब कुछ? हेतल चौधरी, चलो बच्चों एक बात बताओ। देखो, कैथोड रेज को किसने डिस्कवर किया? कैथोड रेज को किसने डिस्कवर किया बच्चों, पता है क्या? सर विलियम क्रुक्स ने किया, है ना? सर विलियम क्रुक्स ने किया। ठीक है, और जो पॉजिटिव रेज है उसको डिस्कवर किया बच्चों गोल्ड स्टीन ने किया। ठीक है ना? ठीक है बच्चों, तो समझ में आता है आप लोगों को? अब देखो बेटा, एक बात और समझते हैं। आपको इतना तो क्लियर है ना कि कैथोड रेज होता है बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना? एंड आपकी पॉजिटिव रेज जो होती है वो होती है क्लस्टर ऑफ कैटाइंस, है ना? अब ये बताओ बच्चों, इलेक्ट्रॉन चाहे वो आपका हाइड्रोजन से निकला हो, चाहे वो सोडियम से निकला हो, चाहे वो मैग्नीशियम से निकला हो, सारे इलेक्ट्रॉन एक ही जैसे हैं क्या? बोलो बच्चों। इलेक्ट्रॉन चाहे हाइड्रोजन से निकला हो, चाहे सोडियम से निकला हो, चाहे मैग्नीशियम से, सारे इलेक्ट्रॉन एक ही जैसे है ना?
तो बच्चों जब सारे इलेक्ट्रॉन एक ही जैसे हैं तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, यानी कैथोड रेज आपकी नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करेगी। लेकिन एक बताओ बच्चों, कैटाइन अलग अलग है ना, H प्लस और Na+ एक जैसे थोड़ी ना, H प्लस Na+ और Mg+, तो ये कैटाइन एक जैसे हैं क्या? नहीं है ना। तो आप बताओ बच्चों, पॉजिटिव रेज नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करेगी ना, पॉजिटिव रेज का जो नेचर है वो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करेगा ना। अरे बेटा H+ का मास 1 है, Na+ का मास 23 है, Mg+2 का मास 24 है, अलग अलग है ना। बच्चों मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? मैं जो कहना चाह रहा हूँ, मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? अलग अलग आप गैसेस लेंगे तो कैथोड रेज में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन एक जैसे हैं। इलेक्ट्रॉन चाहे सोडियम से रिलीज हो, चाहे आपका मैग्नीशियम से हो, चाहे हाइड्रोजन से हो, ऐसा तो नहीं कि इसका इलेक्ट्रॉन काला है, इसका गोरा है, ये पतला है, ये मोटा है, ये स्मार्ट है, ये बकवास है, ऐसा तो नहीं होता ना। सारे इलेक्ट्रॉन एक ही जैसे होते हैं ना बच्चों। समझ में आ गया बच्चों? तो अब देखो बच्चों सुनो, अपन क्या बोलेंगे। मैंने आपको कल एक टर्म पढ़ाया था बच्चों, याद है क्या? एक टर्म पढ़ाया था, स्पेसिफिक चार्ज पढ़ाया था क्या? स्पेसिफिक चार्ज टर्म पढ़ाया था क्या बच्चों? क्या होता है बच्चों बताओ? चार्ज अपॉन मास। कल ही एक्सप्लेन किया मैंने, ये देखो मैंने कल ही एक्सप्लेन किया बच्चों आपको, स्पेसिफिक चार्ज, चार्ज अपॉन मास। हाँ जी। तो अब देखो बच्चों सुनो, E/m का मतलब क्या है? चार्ज अपॉन मास। अब देखिए बेटा इसमें क्या कहना चाह रहे हैं अपन, सुनिए कि स्पेसिफिक चार्ज ऑफ कैथोड रेज does not depend upon nature of गैस के नेचर पर डिपेंड नहीं करेगा, है ना, है ना। बट स्पेसिफिक चार्ज ऑफ पॉजिटिव रेज डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ गैस, है ना, बिकॉज cations cations of different gases are not identical in or charge और both। ठीक है ना? क्या बोला बच्चों, समझ में आया? मैंने क्या बोला कि केटाइन जो होगा उनका चार्ज या मास या दोनों चीजें सिमिलर नहीं हो सकती। ठीक है ना? ये पॉइंट समझ में आ गया क्या बच्चों? केटाइन अलग अलग होते हैं ना बेटा, बोलो। अब एक चीज बताओ बच्चों मेरे को, देखो अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया E/m मुझे कैथोड रेज का निकालना है, ठीक है ना, E/m मुझे कैथोड रेज का निकालना है, E/m मुझे कैथोड रेज का निकालना है, तो कल कार्तिक बेनीवाल इसकी वैल्यू बता रहा था, है ना। तो कैथोड रेज का मतलब मुझे इलेक्ट्रॉन का निकालना है। कैथोड रेज का मतलब मुझे इलेक्ट्रॉन का निकालना है बच्चों, सिंपल सी बात है। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। और मास कितना, 9.1 इंटू 10⁻, मान लो मैंने ग्राम में लिया, ये ग्राम में ले लिया, ठीक है ना। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 1.76 इंटू 10⁸ गुलाम पर ग्राम। बच्चों ये समझ में आ गया? बच्चों ये समझ में आ गया? गुलाम पर ग्राम समझ में आ गया? अब बच्चों बताओ, ये वैल्यू जो होगी ये फिक्स वैल्यू रहेगी ना? अरे ये वैल्यू जो है वो फिक्स वैल्यू रहेगी ना?
चेंज नहीं हो सकती ना, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन एक ही जैसे हैं, ना कोई इलेक्ट्रॉन काला है, ना कोई गोरा है, ना कोई मोटा है, ना कोई पतला है, सब एक ही जैसे हैं, ठीक है ना। लेकिन एक बात बताओ, अगर मैं पॉजिटिव रेज के बारे में बात करूं तो क्या ये फिक्स रहेगा? क्या ये फिक्स रहेगा? नहीं रहेगा ना। तो पॉजिटिव रेज के केस में बताओ, पॉजिटिव रेज के केस में आप मुझे एक बात बताइए कि किस पॉजिटिव रेज के लिए ई बाई एम की वैल्यू मैक्सिमम आएगी? हाइड्रोजन के लिए आएगी ना बच्चों। हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन के लिए क्यों आएगी बच्चों? क्योंकि हाइड्रोजन इस दुनिया की सबसे लाइटेस्ट गैस है, सबसे हल्की है ना बच्चों। इसका मास सबसे मिनिमम है, ये सबसे हल्की है। बच्चों समझ में आ गया? बच्चों समझ में आ गया प्यारे बच्चों? अरे समझ में आ गया क्या? ठीक है। तो अब देखो बच्चों, सुनो क्या बोलेंगे। अपन ये बोलेंगे, इन केस ऑफ पॉजिटिव रेस, इन केस ऑफ पॉजिटिव रेस, हाइड्रोजन गैस हैज मिनिमम वैल्यू ऑफ, सॉरी मिनिमम नहीं, गलत लिख दिया मैंने। हाइड्रोजन गैस हैज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक चार्ज बिकॉज इट हैज, या ऐसे लिख दो, इट इज लाइटेस्ट गैस ऑफ नेचर, है ना। अब देखो बच्चों सुनो, अगर मैं बोलूं ई बाई एम फॉर हाइड्रोजन, ठीक है, ई बाई एम फॉर हाइड्रोजन अगर मुझे निकालना है तो बच्चों इसकी वैल्यू ही आती है 9.6 इंटू 10⁴ गुलाम पर ग्राम, ठीक है ना। तो बच्चों ये बात समझ में आ गई आप सबको? ये बात आप सब लोगों को समझ में आ गई? ये आपको वैसे तो याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना याद रखना कि हाइड्रोजन का सबसे ज्यादा आएगा बच्चों। अब देखो बेटा, एक बात बताओ, एक बात दसो आप कि भैया इलेक्ट्रॉन, अरे बेटा मैंने गोरिका पारिक मास ग्राम में लिया, देखो 9.1 इंटू 10⁻⁻28, उधर यूनिट देखो मैंने ग्राम में लिखी है, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्या बेटा? तो 10⁻31 और 1000 मल्टीप्लाई करोगे ना। अब देखो बच्चों, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन और जो प्रोटॉन है ना बच्चों, इनको पता है किस ईयर में डिस्कवर कर लिया गया था? इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन को कौन सी ईयर में डिस्कवर हो गए थे ये बच्चों एक ही टाइम में डिस्कवर हो गई थी, 1897 में, है ना। ये 1897 में डिस्कवर्ड हो गई थी। और जो न्यूट्रॉन है वो डिस्कवर हुआ था 1932 में, है ना। तो अब एक बात बताओ बच्चों, ये इतना बड़ा डिफरेंस कैसा है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो चलो एक ही टाइम में हो गई, क्योंकि हमें एटम की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करनी थी, पता करनी थी। न्यूट्रॉन इतना लेट क्यों डिस्कवर हुआ? न्यूट्रॉन की डिस्कवरी में बहुत टाइम लग गया बच्चों, बताओ। राहुल फ्लोदिया, न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर है तो प्रोटॉन कहाँ है? प्रोटॉन भी तो न्यूक्लियस के अंदर ही है बेटा, चार्ज नहीं होता इसलिए। अच्छा, देखो ऐसा, ऐसा सुनो बच्चों सुनो, एक्चुअली क्या है, सुनिए, आ, इस दुनिया का सबसे लाइटेस्ट एटम कौन है? हाइड्रोजन है ना, है बच्चों, हाइड्रोजन है क्या?
दुनिया का सबसे लाइटेस्ट एटम हाइड्रोजन है। तो बेचारा सबसे पहले हाइड्रोजन को पकड़ा इन्होंने, ठीक है ना, साइंटिस्ट ने हाइड्रोजन को पकड़ा। तो अब हाइड्रोजन के केस में देखो बच्चों क्या है, हाइड्रोजन के केस में आपको पता होगा कि एटॉमिक नंबर और इसका एटॉमिक मास इक्वल है ना बच्चों। हाइड्रोजन के केस में एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास इक्वल है। सबसे पहले ज्यादातर जो वर्क हुआ ना वो हाइड्रोजन पे हुआ था, है ना, क्योंकि हाइड्रोजन सबसे लाइटेस्ट था, इस पे सबसे ज्यादा काम हुआ। अब देखो बच्चों हाइड्रोजन पे एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास इक्वल है, और आपको याद है बच्चों हाइड्रोजन में कोई न्यूट्रॉन होता नहीं है, हाइड्रोजन की न्यूक्लियस में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, तो इसकी तरफ ध्यान गया ही नहीं ना, सिर्फ ध्यान नहीं गया। लेकिन अब देखो बच्चों सुनो क्या हुआ, रिमेनिंग ऑल एलिमेंट्स, ठीक है ना, बाकी जितने भी एलिमेंट्स है ना, बाकी जितने भी एलिमेंट्स है उनमें क्या हुआ बच्चों सुनो, उनमें एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास ये इक्वल नहीं है बच्चों, नहीं है ना। जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, उसका एटॉमिक मास 12 है, इक्वल नहीं है ना बच्चों, नहीं है ना। तो अब देखो बच्चों इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए बच्चों, है ना, रदरफोर्ड ने बोला कि भैया एटम के अंदर कोई ना कोई एक कोई न्यूट्रल पार्टिकल पक्का होगा, कोई ना कोई एक न्यूट्रल पार्टिकल होगा जो मास में कंट्रीब्यूट कर रहा है। समझ में आया मामला। देखो बच्चों हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास इक्वल है, तो उस टाइम तक तो हमें न्यूट्रॉन के बारे में ज्यादा माथाफोड़ी करने की जरूरत पड़ी नहीं। लेकिन जब हमने बाकी एलिमेंट्स देखे, रिमेनिंग एलिमेंट्स, हमें क्या मिला कि भैया उनका एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास इक्वल नहीं आ रहा। इसका मतलब कुछ लफड़ा है, कुछ लोचा है। इसका मतलब एटॉमिक मास जो ज्यादा आ रहा है वो क्यों ज्यादा आ रहा है, मतलब कोई ना कोई न्यूट्रॉन, कोई ना कोई उसमें न्यूट्रल पार्टिकल की होगा। देखो बच्चों मैं आपको एक सिंपल से एक एग्जांपल देता हूँ, समझना। देखो बच्चों ये बेरिलियम 49, ये एक अल्फा पार्टिकल है बच्चों, दिख रहा है, ये एक अल्फा पार्टिकल है। बेरिलियम पर मैंने इसका बम्बार्डमेंट करवाया, अल्फा पार्टिकल को मैंने बेरिलियम की न्यूक्लियस पर स्ट्राइक करवाया। तो इधर से देखो बच्चों, अच्छा आप लोगों ने कभी ये पढ़ा है बच्चों चार्ज का कंजर्वेशन और मास का कंजर्वेशन, ये पढ़ा होगा ना, चार्ज और मास का कंजर्वेशन पढ़ा है ना, लेफ्ट साइड का चार्ज राइट साइड के चार्ज के बराबर, ठीक है ना। तो अब देखो बच्चों सुनो, मुझे बताओ बच्चों लेफ्ट साइड में टोटल चार्ज कितना है, ध्यान दीजिए, ये 4 है और ये 2 है, कितना हो गया बच्चों, 4 and 2 कितना हो गया 6, देखो ये 6 आ गया। एक तो ये मिला, है ना, कार्बन 612। अब देखो बच्चों एक बात ध्यान से सुनिएगा, 9 और 4 का सम कितना हुआ, 9 और 4 का सम कितना हुआ, 13 हुआ ना, 13 हुआ ना बच्चों। अब देखो बेटा चार्ज का तो दोनों तरफ कंजर्वेशन हो गया, मास का नहीं हुआ। तो मास को कंजर्वेशन करने के लिए उसने क्या बोला कि कोई एक ऐसा पार्टिकल दिखा दो। अब देखो बेटा एकदम अच्छे से हो गया, कैसे, 4+2 6+0, ये तो हो गया चार्ज का कंजर्वेशन, और 9+4 12+1, ये हो गया मास का कंजर्वेशन। क्या समझ में आया आप लोगों को बच्चों, न्यूट्रॉन की पिक्चर समझ में आई कि न्यूट्रॉन हमें क्यों लाना पड़ा इस आइडिया के अंदर। अरे नवाबों समझ में आया क्या बच्चों, समझ में आया, आ गया पक्का। चलो तो बाकी बेटा कल लेते हैं फिर, ठीक है, बाकी कल लेते हैं बेटा।